नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे। जो पहला चैप्टर है भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय ज्योग्राफी का डिस्कशन हम लोग रोशन आनंद सर के नोट से ही करेंगे। रोशन आनंद सर के नोट से करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है भारत एक सामान्य परिचय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी से हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे थ्योरी को, अध्याय 1 का जितना पूरा थ्योरी में जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेस्टोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज कहाँ का वैज्ञानिक थे? कहाँ के वैज्ञानिक थे? ग्रीक थे। ग्रीक वैज्ञानिक थे। कौन थे? ग्रीक वैज्ञानिक थे। जिस कारण उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। ठीक है, अब देखिए, कुछ विद्वान हिकेटस को भूगोल का पिता मानते हैं। कुछ विद्वान जो हिकेटस को जो है ना भूगोल का पिता अब क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी पुस्तक पीरियड्स में, देखिए हिकेटस का पुस्तक का क्या नाम है? पीरियड्स। इसमें पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया। तो पृथ्वी का पहली बार क्रमबद्ध विवरण किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था? पीरियड्स में। पीरियड्स किसकी पुस्तक है? हिकेटस का पुस्तक है। अब देखिए तीसरा, जर्मनी के भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। इसे जो आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। वही भूगोल का पिता बोलेगा तो एरिस्टोस्थनीज को। ठीक, क्योंकि अब देखिए, इसको आधुनिक भूगोल का पिता इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधुनिक काल में इन्हें ही भूगोल की दार्शनिक एवं प्रमाणिक व्याख्या की थी। इन्होंने ही आधुनिक काल में भूगोल की दार्शनिक एवं प्रमाणिक व्याख्या की थी, इसीलिए इसे आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। अब ये तीसरी बात, ज्योग्राफी ग्रीक शब्द है। ज्योग्राफी ग्रीक शब्द है। इसमें जियो प्लस ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। तो बताइए, पृथ्वी जियोग्राफी का संपूर्ण रूप क्या कहलाएगा? इसका अर्थ क्या कहलाएगा? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, अब देखिए, अर्थात संयुक्त रूप से ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, देखिए, एस्ट्रोम्बो एक विद्वान था। इसके अनुसार जो पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, प्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ही भूगोल कहते हैं। इन सारी चीजों के बारे में जिस विषय में हम लोग पढ़ते हैं उसे ही भूगोल कहते हैं। ये बात किन्होंने कहा? एस्ट्रोम्बो ने कहा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल का विस्तार है। संपूर्ण पृथ्वी के कितना परसेंट भूभाग पर जल का विस्तार है? 71%। और देखिए, स्थल कितना हो गया? 29%। तो 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया। कितने महादेश में बांटा गया? और कितने महासागर में? 5। आइए 7 महादेश के बारे में जानते हैं हम लोग। 7 महादेश के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बढ़ते क्रम, बड़ा से छोटा में जाएंगे हम। ठीक ना? तो आइए, पहला है, देखिए, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश। तो क्षेत्रफल के अनुसार है। ठीक ना? क्षेत्रफल के अनुसार। तो बताइए, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। वही सबसे छोटा महादेश क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया महादेश है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब इसका क्रम याद करते हैं। इस 7 महादेश का हम लोग क्रम याद करते हैं घटते क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे बड़ा एशिया बोले, उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है अफ्रीका महादेश, तीसरा नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका महादेश, चौथा नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका महादेश, 5वां नंबर पे आता है अंटार्कटिका महादेश, 6ठा नंबर पे होता है यूरोप महादेश, और 7वां पे हो गया ऑस्ट्रेलिया महादेश। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश को ऑस्ट्रेलिया महादेश नहीं कहा जा सकता, इसको ओशिनिया महादेश कहा जाता था। ओशिनिया महादेश के अंतर्गत 4 भाग आता था: मेलानेशिया, पोलिनेशिया और एक था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और एक था, याद हमें अभी नहीं आ रहा। उसमें से जो है ना, सब ओशिनिया महादेश के अंतर्गत सबसे बड़ा भाग था ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया देश सबसे बड़ा था। इसीलिए देखिए, घर का जो बेटा होता है ना, बड़ा बेटा, जैसे मेरा नाम है रवि, तो हम घर का बड़ा बेटा है। तो मेरे पापा को जो है ना, कोई
गांव के लोग जो है उसे रवि के पापा कह के बुलाते हैं। तो मेरे पापा का नाम रवि के पापा तो नहीं है, उनका नाम तो अलग है, इसीलिए यहाँ पे जो तो लेकिन मेरे नाम से भी जाना जाता है। तो वही यहाँ पे कहा जाता है कि जो ओशिनिया महादेश है इसका सबसे बड़ा भाग क्या था, ऑस्ट्रेलिया था, इसीलिए ओशिनिया महादेश को ऑस्ट्रेलिया महादेश भी कहा जाता है। तो आइए इसका क्रम बताइए। सबसे बड़ा महादेश क्षेत्रफल के अनुसार एशिया महादेश, उसके बाद अफ्रीका महादेश, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महादेश, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महादेश, उसके बाद अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, उसके बाद ये यूरोप महादेश, लास्ट में हो गया ऑस्ट्रेलिया महादेश। देखिए ये अफ्रीका महादेश जो है इसको काला महादेश भी कहा जाता है और अंधा महादेश भी कहा जाता है। देखिए इसको अंधा महादेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विकास जो है एकदम धीमी गति से होता है। अगर जहाँ मानव की उत्पत्ति का बात के बारे में पूछेगा सर्वप्रथम किस महादेश में, तो अफ्रीका महादेश में हमारा। वही अगर जहाँ सब मानव की बात करेगा, सब मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ, तो वो एशिया महादेश में। सब मानव का मतलब ये हो गया उस टाइम मानव जो है कपड़ा पहनना स्टार्ट किया था, और जो है उत्पत्ति जिस टाइम हुआ तो उस टाइम कपड़ा नग्न अवस्था में रहता थे, इसीलिए वहां पे जो है ना मानव की उत्पत्ति बोला जाएगा तो अफ्रीका महादेश, सब मानव की बात बोलेगा तो एशिया महादेश, एशिया महादेश। अब आइए यूरोप महादेश जो इसमें से सबसे विकसित महादेश है, इसी के अंतर्गत इंग्लैंड आता है जिसको ब्रिटिश कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं, ये यूरोप महादेश के अंदर है। और एक देखिए उत्तरी अमेरिका जो होता है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत एक छोटा सा देश है अमेरिका। जब पूछा जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है तो जो बाइडन है। अब जो बाइडन किस महादेश के राष्ट्रपति, देखिए वैसे महादेश का राष्ट्रपति होता नहीं है, लेकिन अगर जब पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत यूएसए आता है, तो यूएसए तो उत्तरी अमेरिका का हो गया। तो पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन, तो किस महादेश का, तो उत्तरी अमेरिका महादेश का। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते। देखिए अंटार्कटिका महादेश पर, अंटार्कटिका की एक विशेषता है कि वहां पे मानव निवास नहीं करते, वो मानव विहीन है। ठीक है, मानव विहीन है, तो यहाँ पे मानव निवास नहीं करता। यहाँ सब देशों का जो है ना हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय स्थापित है। इसके अलावा अन्य सभी महादेशों पर, अंटार्कटिका के अलावा अन्य सभी महादेशों पर मानव निवास करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आइए, विश्व के सभी देश अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं। बताएं जिस कारण इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। किस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है, अंटार्कटिका महादेश को, इस बात को याद रखना। उसके बाद आइए दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारतीय अनुसंधान संस्थान जो अंटार्कटिका में, ये भारत का अनुसंधान संस्थान जो कि अंटार्कटिका में स्थापित है। अब आइए महासागर के बारे में जानते हैं। जलीय भाग के वृहद स्वरूप को महासागर कहते हैं, जलीय भाग के वृहद स्वरूप को महासागर कहते हैं। महासागरों की कुल संख्या 5 है। महासागरों की कुल संख्या कितनी है, 5 है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। वहीं सबसे छोटा महासागर के बारे में पूछेगा तो आर्कटिक महासागर है। अब देखिए इसका क्रम बताते हैं। सबसे बड़ा महादेश प्रशांत महासागर, उसके बाद दूसरा नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरा नंबर पे हिंद महासागर, चौथा नंबर पे अंटार्कटिका महादेश और पांचवा पे आर्कटिक महासागर। अब बताइए क्रम बताइए, पहला एक नंबर पे कौन आएगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरा नंबर पे हिंद महासागर, चौथा नंबर पे अंटार्कटिका महादेश, लास्ट में आर्कटिक। इसमें से याद ये रखना है सबसे बड़ा कौन हो गया, प्रशांत, और सबसे छोटा कौन होगा, आर्कटिक। ये चीज को आपको याद रखना है। वैसे क्रम आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन इस दो चीज को याद रखना है, बड़ा और छोटा को, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये दूसरा पॉइंट, भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। देखिए भारत एशिया महादेश के दक्षिण में, एशिया महादेश यहाँ है, अब भारत यहाँ स्थित है, एशिया के दक्षिण में हो गया, हिंद महासागर नीचे है, तो हिंद महासागर नीचे, हिंद महासागर के शीर्ष पे हो गया, तो एशिया के दक्षिण में, हिंद महासागर के ऊपर में शीर्ष में स्थित भारत है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश के हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया। किस महासागर का नाम रखा गया हिंदुस्तान के नाम पर, हिंद महासागर का। अब दूसरी बात आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत का मात्र 2 संवैधानिक नाम है। भारत का कितना मात्र 2 संवैधानिक नाम है, 2 है। जिसका चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 1 में है। 2 संवैधानिक नाम कौन कौन सा है, पहला इंडिया है, दूसरा भारत है। अब बताइए 2 संवैधानिक नाम कौन सा है भारत का, इंडिया और भारत। लेकिन भारत को
और कई अन्य नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए वो नाम कौन कौन से हैं। जम्बू द्वीप, आर्यावर्त और हिंदुस्तान इत्यादि नाम से जाना है। बताइए भारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जम्बू द्वीप, आर्यावर्त और हिंदुस्तान। अब आइए तीसरा पॉइंट पे। लेकिन भारत को अन्य नाम से, ये वाली हो गया। अब भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। राज्यों की संख्या भारत में कितना है? 28 राज्य। यूटी कितना है? केंद्र शासित प्रदेश 8 है। देखिए भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत जो है ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे भारत स्थित है। इसको अगर जहाँ बनाइएगा ऐसे तो भारत यहाँ पे स्थित है उत्तर पूर्व गोलार्ध में। उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब आइए इसका ज्यामितीय आकार भारत का कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश से है कहाँ पे? यहाँ तमिलनाडु के निकट एक कैप कुमरियन एक जगह है, वहां पे 8 डिग्री 4 मिनट। और उसके बाद ऊपर में यहाँ जम्मू कश्मीर में, ठीक है, लद्दाख के पास जो है ना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब आइए इसका देशांतरीय विस्तार देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इधर होता है पूरब, यहाँ पे है पूरब, ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ आता है देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट जो होता है गुजरात में एक जगह है गोरमुता नामक जगह, वहीं पे होता है 68 डिग्री 7 मिनट। और 97 डिग्री जो 25 मिनट होता है अरुणाचल प्रदेश का किबुथुई एक जगह है, वहां पे 97 डिग्री 25 मिनट होता है। अब बताइए इसका देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसमें पूर्वी देशांतर, उसमें उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब आइए स्थलीय सीमा देखिए। स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर का है? भारत का स्थलीय सीमा जो है ना 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। वही जलीय सीमा अगर जब पूछा जाएगा तो जलीय सीमा अगर संपूर्ण की बात नहीं करेंगे, संपूर्ण में आ जाता है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, वो भी ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर जहाँ वो ऐड नहीं करें, बोले कि जलीय विस्तार भारत का कितना है, तो आपको 6100 किलोमीटर मारना है। कितना किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। वहीं अगर जहाँ संपूर्ण जलीय विस्तार की बात करेंगे तो फिर 7516 किलोमीटर हो जाएगा। कितना होगा? 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। अब आइए देखिए उत्तर से दक्षिण, भारत का जो है कि उत्तर से दक्षिण, ये हो गया उत्तर, नीचे हो जाता है दक्षिण। उत्तर से दक्षिण जो है इसका 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है भारत। उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। अगर जब पूरब से पश्चिम बोलेगा तो 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। अब आइए एक बार याद करते हैं, रिवीजन करते हैं। टोटल भारत का होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक। भारत का टोटल कितना हो गया क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसमें से उत्तर भारत का कितना बताया? स्थलीय सीमा का कितना बताया? 15,200 किलोमीटर। संपूर्ण जलीय सीमा का बोलेंगे तो 7516 किलोमीटर। जलीय सीमा का सिर्फ बोलेंगे तो 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। अगर जहाँ उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का उत्तर से दक्षिण में कितना 100 किलोमीटर का विस्तार है? 3214 किलोमीटर। वही पूरब से पश्चिम पूछा जाएगा तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का कुल क्षेत्रफल से 2.4% है, यानी टोटल विश्व में जितना क्षेत्रफल है भारत जो है ना 2.4% उसका है। भारत कितना भूभाग है? 2.4। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है? 7वां स्थान। अब आइए कुल साक्षरता रेट। भारत का कुल साक्षरता रेट 74.4% है। तो बताइए भारत का कुल साक्षरता रेट कितना है? 74.4%। इसमें से बताइए पुरुष साक्षर, इसमें से जो है ना पुरुष साक्षर 82.14% है। कितना है पुरुष साक्षर? 82.14%। अब महिला साक्षर कितना है? 65.46%। और देखिए अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति जिसको कि SC कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इसको देखिए इसका कितना परसेंट है? 16.6%। 16.6%। अनुसूचित जनजाति जिसको कि ST कहते हैं, ST का 8.6% होता है, ठीक है। ST का कितना हुआ?
8.6%। SC का कितना हुआ 16.6%। अब देखिए पर्वत का विस्तार भारत में, देखिए भारत क्या है, पर्वत भी है, पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, सब चीज है। इसमें देखिए सबसे अधिक भाग, सबसे मैदानी क्षेत्र का विस्तार भारत में सबसे ज्यादा मैदान है, कितना परसेंट में है तो 43% में मैदान है। उसके बाद आता है पठार का विस्तार, भारत में पठार का विस्तार 27.7% है। उसके बाद आता है पहाड़ का विस्तार, पहाड़ कितना 18.6% है। अब पर्वत पूछेगा तो 10.7%। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, मैदानी क्षेत्र का विस्तार भारत का कितना है तो 43% है। पठारी क्षेत्र का बोलेंगे तो 27.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का बोलेंगे तो 18.6% है। पर्वतीय क्षेत्र का बोलेंगे तो 10.7% है। इसको ध्यान में रखना। अब देखिए कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य है, भारत जो है, भारत का 8 राज्य जो है ना कर्क रेखा पर स्थित है। अब देखिए कौन कौन है इसको याद करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगा, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगा। ग से क्या हो गया गुजरात हो गया, र से क्या हो गया राजस्थान हो गया, म से क्या हो गया मध्य प्रदेश, छ से क्या हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, झ से क्या हो गया झारखंड हो गया, पी से पश्चिम बंगाल हो गया, उसके त्रि से क्या होगा त्रिपुरा हो गया, मी से क्या हो गया मिजोरम हो गया। ठीक है, तो 8 राज्य है कर्क रेखा पर स्थित। फिर से आप लोग बोलिए 8 राज्य कौन कौन है। पहला बताइए गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, तीसरा चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। इसको याद रखना है, कर्क रेखा पर 8 राज्य है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है 18 है। देखिए कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, अंतरराष्ट्रीय यानी अन्य देशों के साथ हम सीमा साझा करते हैं। टोटल कितना है 18 है, टोटल 18 है। अब आइए इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 2021 के अनुसार जो है ना 948 किलोमीटर है। ठीक 948 किलोमीटर। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है 13। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है 13 है। देखिए राष्ट्रीय पशु यहाँ पे दिया है बाघ। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु अगर जब पूछा जाएगा तो हाथी बोलना है आपको, क्या बोलना है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी बोलेंगे तो मोर बोलना है, राष्ट्रीय वृक्ष बोलेंगे तो बरगद बोलना है, राष्ट्रीय पुष्प बोलेंगे तो कमल बोलना है, राष्ट्रीय चिन्ह बोलेंगे तो अशोक स्तंभ बोलना है। ठीक है, अब आइए कुल जनसंख्या, भारत का कुल जनसंख्या कितना है। देखिए 2011 के जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार हम लोग को याद रखना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121,85,04,977 किलोमीटर है। देखिए अब ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश का जनसंख्या 140 करोड़ है तो आपको एग्जाम में 140 है तो आपको मार देना है। आपको 140 नहीं मार, आपको जनगणना के अनुसार मारना है। तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो यही क्वेश्चन पूछा, वहां पे ऑप्शन में रहेगा 121 करोड़ तो 121 को मारना है, 40 को नहीं मारना है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कितना है दूसरा है। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कितना है दूसरा। अभी पहला हो गया, लेकिन यूएनओ का रिपोर्ट है सिर्फ जिसमें कि पहला घोषित किया। अभी जो है आधिकारिक तौर पे जो है ना पहला घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या कितना है। पुरुष जनसंख्या देखिए कितना है 62,32,62,32,70,258 ये पुरुष जनसंख्या। इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टोटल जनसंख्या याद रखना है। अब टोटल जनसंख्या, विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत है 121 करोड़ है, कितना प्रतिशत भारत का होता है 17.5% होता है। ठीक है ना, जनसंख्या में दूसरा स्थान है, बस यही चीज याद रखना है आपको। अब आइए दशकीय वृद्धि दर। देखिए दशकीय वृद्धि दर किसको कहता है 10 साल में। ठीक है ना, 10 साल में जितना वृद्धि होता है उसी को दशकीय वृद्धि दर कहता है। जैसे 2001 में जनगणना हुआ होगा, उसके बाद 2000 लास्ट में, अभी लास्ट जनगणना क्या है 2011, इन दोनों के बीच कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ उसी को कहते हैं दशकीय वृद्धि। तो वृद्धि हुआ था 17.7%। बताइए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है 17.7%। अब देखिए लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात भारत का 943 है। लिंगानुपात किसे कहता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुष पर जो 943 महिला, यही बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कितना लिंगानुपात कितना है 943। अब जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व भारत का जो है ना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसे जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं प्रति 1 किलोमीटर पर कितना निवास करते हैं मानव, उसी को जनसंख्या घनत्व कहता है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है 382 वर्ग किलोमीटर।
अब आइए संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा तथा 360 देशांतर रेखा में बांटा गया। बताइए संपूर्ण पृथ्वी को कितना अक्षांश रेखा में बांटा गया? 179 देशांतर रेखा 360। ठीक है, अब देखिए जीरो अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं। तो देखिए दो भाग में कौन बांटते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, दोनों बराबर भागों में बांटते हैं। अक्षांश रेखा भी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी। ठीक, अब आइए आगे। भारत उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में, बताएं अभी भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। देखिए विश्व के सभी देश अपने मानक समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करते हैं। देखिए विश्व के सभी देश अपने मानक समय का निर्धारण कितना डिग्री देशांतर रेखा पर करते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पे, चलिए ये सवाल है, सवाल को नहीं देखना है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कर्क रेखा के बारे में, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत को दो बराबर भागों में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसको कि हम लोग ने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगा। और उसके बाद देखिए कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटते हैं, उत्तर भारत दक्षिण भारत। कर्क रेखा के उत्तर में देखिए कितना राज्य है? कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य है। कितना राज्य? 12। कर्क रेखा के दक्षिण में 8 राज्य। कर्क रेखा पे कितना है? 8 राज्य। टोटल कितना हो गया? 28 राज्य। राइट, अब आइए भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक से साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए भारतीय मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजर। इसको याद करने का एक ट्रिक है, मौका, MOUCA। देखिए मौका हुआ तो M से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। ओ से क्या हो गया? ओडिशा। यू से क्या हो गया? यूपी उत्तर प्रदेश। सी से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, मौका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो कितना राज्य है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेदित करती है। देखिए कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेदित करती है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक जिला है, देखिए कटिया जिला, छत्तीसगढ़ के कटिया जिला में प्रतिच्छेद करती है। और अगर जहाँ वही पठार के क्षेत्र में पूछेंगे तो बघेलखंड पठार मारना है। ठीक है, तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस पठार में प्रतिच्छेदित करते हैं? तो बघेलखंड का पठार। और जब वही जिला पूछेगा तो कटिया जिला। और राज्य के संदर्भ में पूछेंगे तो छत्तीसगढ़। और मानक समय रेखा और उसके बाद कर्क रेखा भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कौन कौन है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में समय का अंतर 2 घंटा का हो सकता है। गुजरात राज्य की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटा आगे होता है, क्योंकि वो आगे है पूर्वी देशांतर में, इसलिए। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखिए संपूर्ण भारत का, अगर जब भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट बताए। और जहाँ संपूर्ण भारत का पूछेगा, संपूर्ण भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों ऐड हो जाता है। तो अंडमान निकोबार के पास ही ना 6 डिग्री 4 मिनट है। और यहाँ केप कोमोरियन में ये मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमिका, ये जलीय स्तर, ये टोटल का हो गया। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है,
अब आइए, भारत के सबसे उत्तर में इंदिरा कोल है, जिसको कि इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो बताए ना, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ केप मरियन कन्याकुमारी में, और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ लद्दाख में, और 6 डिग्री 4 मिनट बोलेंगे तो अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में। भाई आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है। देखिए, देशांतरीय विस्तार जब भी पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट जो गुजरात के पास गोहार मोती एक जगह है, ठीक है ना, वहां से होता है 68 डिग्री 7 मिनट। और 97 डिग्री 25 मिनट पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु एक जगह है, वहां पे, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के मालाबार तट तथा लक्षद्वीप के बीच में जो सागर है उसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं। देखिए, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो केरल के पास देखिए मालाबार तट तथा लक्षद्वीप के बीच में जो सागर स्थित है उसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं, ठीक है। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। उस टाइम हम लोगों ने बताया था कि भारत का कितना राज्य समुद्री सीमा बनाता है, तो 9 राज्य समुद्री सीमा बनाता है, 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। तो बच गया कितना, 19 राज्य बन गया। तो 19 राज्य जलीय सीमा नहीं बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं, कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर अरब सागर के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। अरब सागर किधर, गुजरात के नीचे है ना अरब सागर। तो अरब सागर के साथ जो है ना भारत के 5 राज्य हैं जो कि सीमा बनाते हैं। देखिए, पहला राज्य इसमें गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, 5वां केरल है। अब दूसरा पॉइंट में आइए। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है, मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत की मुख्य भूमि की समुद्रीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, वही बताए थे, मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर, संपूर्ण पूछेंगे तो 7516 किलोमीटर, ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर बताए थे, और उत्तर से दक्षिण पूछा जाएगा तो 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम पूछा जाएगा तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़िए। भारत के संपूर्ण सीमा स्थलीय और जलीय सीमा, देखिए इसमें जोड़ दिया संपूर्ण सीमा, पहले कितना था, जलीय सीमा का संपूर्ण 7516 किलोमीटर, और ई हो गया स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 22716 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पूछा जाता है भारत के संपूर्ण सीमा यानी स्थलीय सीमा भी और जलीय सीमा को भी जोड़ के बोलना है, तो कितना हो गया, 22716 किलोमीटर। आगे बढ़िए। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगाते हैं, यही कहना चाहते। देखिए, भारत जो है सबसे स्थलीय सीमा सबसे अधिक किसके साथ लगाता है, बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमा लगाते हैं चीन के साथ। तो कितना किलोमीटर, 3488 किलोमीटर का लगाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी सीमा चीन के साथ 3488 किलोमीटर। तीसरा सबसे बड़ी सीमा लगाते हैं पाकिस्तान के साथ, कितना, 3323 किलोमीटर का। पाकिस्तान के साथ कितना, 3323 किलोमीटर। उसके बाद आइए, चौथा सबसे म्यांमार के साथ लगाता है जो कि 1757 किलोमीटर है। कितना, 1757 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ 1757 नहीं, चौथा में हो जाएगा नेपाल के साथ जो कि 1757 किलोमीटर। 5वें में आ जाएगा म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। उसके बाद आ जाएगा भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और उसके बाद आइए अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा 106 किलोमीटर का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी सीमा गुजरात के साथ, ये देखिए सबसे लंबी समुद्री सीमा भारत जो है भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है, गुजरात है, ठीक है, गुजरात। तो वही सबसे छोटा सीमा जलीय सीमा की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा समुद्री सीमा कौन, गोवा। सबसे बड़ा गुजरात, सबसे छोटा गोवा, ठीक है। देखिए, पश्चिमी भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाती है। पश्चिम भारत की सबसे लंबी, देखिए पश्चिम भारत क्या बोल रहा है, वही अगर जहाँ पूरब का बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पश्चिम का बात करें, पश्चिम भारत की सबसे लंबी सीमा गुजरात राज्य बनाता है तथा सबसे छोटा समुद्री सीमा गोवा राज्य बनाता है, ठीक है। अब देखिए, पूर्वी भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा, पूर्व भारत की बोले, पूर्व भारत की आंध्र प्रदेश यहाँ पे, तो पूर्व भारत में पूछा जाएगा तो सबसे लंबी सीमा समुद्री सीमा कौन लगाता है, आंध्र प्रदेश। तो वही सबसे छोटा कौन लगाता है, पश्चिम बंगाल,
सबसे छोटी समुद्री सीमा पश्चिम बंगाल। अब देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा, अगर यहाँ दक्षिण भारत के संदर्भ में पूछेगा सबसे ज्यादा समुद्री सीमा तो कौन लगाता है? आंध्र प्रदेश राज्य लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये इसका अति दिया बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर हमने बताया। तो देखिए बांग्लादेश के साथ भारत का कितना राज्य सीमा बनाता है वो चीज यहाँ पे दी है। देखिए भारत का 5 राज्य ऐसे है जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। प्रथम राज्य देखिए कौन है? पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। बताइए आप लोग बताइए बांग्लादेश के साथ कितने राज्य भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। पांचों का नाम बताइए आप लोग। पहला बताइए पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाती है। सबसे लंबी सीमा कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा बनाती है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए त्रिपुरा जो है कि तीनों तरफ बांग्लादेश से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो कि बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो क्या आंसर मारना है? त्रिपुरा मारना है। ठीक है, अब देखिए चीन के बारे में बताया थे। चीन जो है ना, चीन कितना किलोमीटर के भारत के साथ सीमा बनाती है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और जब राज्य पूछेंगे तो कितना राज्य, भारत का कितना राज्य चीन के साथ सीमा बनाती है, तो टोटल राज्य और यूटी के संदर्भ में पूछेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर जब टोटल खाली सिर्फ राज्य पूछे तो 4 राज्य हो गया, और यूटी पूछेंगे तो 1 यूटी हो गया। यूटी लद्दाख हो गया। अब देखिए सबसे पहले कौन लगेगा? ऊपर में हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद सिक्किम है, इधर जाके अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। तो कितना हो गया टोटल? 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है ना 1914 ईस्वी में किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया था? 1914 में। भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के। भारत के किस राज्य से होकर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य से सीमा बनाती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के। देखिए अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, देखिए अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? नेफा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जा सकता है, कहा जाता था? तो नेफा। और नेफा का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है। देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा का फुल फॉर्म बताइए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। 3 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 3 देशों के साथ सीमा बताए। देखिए 3 राज्य ऐसा है जो कि 3 देश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन राज्य है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश थे कि कौन कौन 3 देश के साथ सीमा बनाती है? तो कौन कौन देश है? एक चीन है। देश के संदर्भ में कौन 3 देश के साथ बनाता है? तो देश कौन कौन सा है? पहला चीन है, दूसरा नेपाल है, तीसरा भूटान है। और राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए पश्चिम बंगाल यह बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा। पश्चिम बंगाल किसके साथ सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। हाँ, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 3 देशों के साथ बनाते हैं। ये भी पूछा जाता है कौन कौन देश है? तो आप बताइए कौन कौन देश है? नेपाल, बांग्लादेश और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। ठीक है, अब आइए सिक्किम में। देखिए सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 3 राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। दूसरा हो गया सिक्किम। सिक्किम कौन कौन देश के साथ सीमा बनाती है? नेपाल, भूटान और चाइना के साथ। ठीक है, अब तीसरा में आइए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देश के साथ सीमा बनाते हैं। तीनों देशों का नाम बताइए। भूटान और म्यांमार। हाँ, भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है, जो कि हम लोगों ने बताया। तीसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है। कितना किलोमीटर का बनाता है? तो 3323 किलोमीटर का बनाता है। तो भारत 3323 किलोमीटर का बनाता है। और भारत के कितने राज्य से पाकिस्तान सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य। 5 टोटल, 3 राज्य होता है, 2 यूटी होता है। टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। अब बताइए उसमें से 2 यूटी लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 राज्य का बताइए। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। टोटल कितना हो गया? 5, 2 यूटी, तो 5 हो गया। हाँ। तो बताइए पाकिस्तान जो है भारत के कितने राज्यों के साथ, राज्य और यूटी के साथ सीमा बनाती है? 5।
यूटी के संदर्भ में पूछेगा तो दो। दो बना है, राज्य के संदर्भ में पूछेगा तो तीन बोलना है, ठीक है। अब ये देखिए रेड क्लिप रेखा, एक चीज और यहाँ पे है, इसमें पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा राजस्थान बनाता है, जो कि देखिए सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ कौन बनाता है? राजस्थान। राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल में इस बार का क्वेश्चन पूछा गया है 1275 में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो कौन है? राजस्थान है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिप रेखा करती है। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। यह एक अध्यारोपित रेखा, इस चीज को यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। रेड क्लिप रेखा कैसा रेखा है? अध्यारोपित रेखा। रेड क्लिप रेखा अध्यारोपित रेखा, ठीक है। इसका निर्धारण कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब आइए नेपाल के साथ, नेपाल के साथ भारत नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगाते हैं? 1751 किलोमीटर का, 1751 किलोमीटर का। देखिए नेपाल जो है, नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ जो है ना सीमा बनाता है, 5 राज्यों के साथ, इसमें यूटी नहीं आएगा क्योंकि नेपाल इधर है। टोटल 5 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहला राज्य बताइए उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा सिक्किम। तो बताइए नेपाल भारत के साथ कितना 100 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं? 1751 किलोमीटर। कितना राज्य के साथ? 5 राज्य के साथ। 5 राज्यों का नाम बताइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है, राइट है। अब आइए म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार भारत के साथ जो है ना 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। म्यांमार भारत के साथ कितना 100 किलोमीटर का साझा करता है? 1643 किलोमीटर का। और देखिए इसके साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य। देखिए पहला राज्य है इसमें अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम, ठीक है। तो 4 राज्य हो गया और कितना 100 किलोमीटर? 1643 किलोमीटर। इस सबको याद रखना है। कितना ये क्रम दे देता है सजाने के लिए। सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, उसके बाद कौन लगाता है, उसके बाद कौन लगाता है। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? राजस्थान। सबसे ज्यादा बांग्लादेश हो गया 4096 किलोमीटर, उसके बाद चीन हो गया 3488 किलोमीटर, उसके बाद तीसरा पाकिस्तान हो गया 3323 किलोमीटर, उसके बाद आपका म्यांमार हो गया 1700, नेपाल हो गया 1751 किलोमीटर, और उसके बाद म्यांमार हो गया 1643 किलोमीटर, और उसके बाद आपका भूटान आ जाएगा 699 किलोमीटर, और सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान लगाता है 106 किलोमीटर, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, क्रम पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। भारत सबसे छोटा सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगाता है। तो कितना किलोमीटर का? 106 किलोमीटर। भारत एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, देखिए भारत एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो अफगानिस्तान के सीमा बना, अफगानिस्तान के साथ सीमा। भारत का कौन सा यूटी अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है? लद्दाख एकमात्र यूटी है, ना कोई राज्य ना और कोई यूटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के भीतर 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही समुद्री सीमा बनाते हैं। देखिए 5 राज्य भारत का ऐसा है, देखिए जो बीच में आता है भारत का, देखिए बीच में जो आया वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं लगाएगा और ना ही जलीय सीमा लगाएगा। तो देखिए 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत का जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है और ना ही जलीय सीमा लगाता है। वो राज्य कौन कौन से? देखिए पहला राज्य हरियाणा है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा तेलंगाना है, पांचवा झारखंड है। तो बताइए भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही समुद्री सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। 5 राज्य का नाम बताइए। पहला नाम बताइए। हरियाणा, दूसरा बताइए मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा तेलंगाना, पांचवा झारखंड, ठीक है, राइट। अब देखिए भारत में 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या बोले थे हमने कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसे कहते हैं जो भारत अन्य देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो कितना राज्य हो गया भारत का? 16 राज्य हो गया, 16 राज्य हो गया। देखिए इसमें से 16 राज्य, देखिए पहला देखिए गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, टोटल कितना हो गया? 16 राज्य हो गया। 16 राज्य क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो पूछा जाता है कि कितने भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं?
तो 16 राज्य। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के ऐसे कितने राज्य हैं दो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है और ना ही समुद्री सीमा, तो 5। इस चीज को याद रखना है। पांचों का याद नहीं रहेगा तो अलग, याद अगर जहाँ स्टेट नहीं रहे तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कितना राज्य है, 5 राज्य, इस 5 को याद रखना है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। अब देखिए कि कौन कौन है वो, देखिए पहला देखिए पाकिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा म्यांमार है, चौथा श्रीलंका है, पांचवा मालदीव है, छठा थाईलैंड है और सातवां इंडोनेशिया है। अब बताइए भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, बोलिए टोटल 7। उसमें से पहला क्या, पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका, पांचवा मालदीव, छठा थाईलैंड और सातवां इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत 3 देशों के साथ जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। देखिए भारत 3 देशों के साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा बनाते हैं। वो देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, राइट। 3 देश हो गए, 3 देश हो गया जो कि स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते। देखिए भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, ये सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों के साथ? टोटल 8 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। देखिए 8 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और एक यूटी भी है। यूटी में कौन आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 राज्य कौन कौन सा? देखिए उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। और एक यूटी बोलेंगे तो दिल्ली हो गया। तो बताइए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत कितना? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश हैं जो निम्न है। देखिए टोटल भारत का 7वां स्थान है, तो उससे छठा 1 से 6 तक में देखिए। पहला देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको कहते हैं, चौथा चीन है, पांचवा ब्राजील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, सातवां भारत है। देखिए भारत क्षेत्रफल में 7वां है, तो उससे पहले 6 को याद करना। पहला सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा देश हो गया? रूस। दूसरा नंबर पे कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां अपना भारत। देखिए और देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, अभी हमने बताया क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि इस बार दरोगा के 1275 सीट में जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। देखिए सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल याद रखना, एक राज्य है सबसे बड़ा है तो उसका क्षेत्रफल याद रखना पड़ेगा। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वही क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा भारत का राज्य गोवा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका क्षेत्रफल देखिए 3702 किलोमीटर का। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3702 किलोमीटर है। और उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जम्मू कश्मीर है। वही सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और देखिए भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। और पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारतीय राज्यों का क्रम देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा 3,
क्षेत्रफल के आधार पर भारतीय राज्यों का क्रम देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर हमने क्या बताया था, राजस्थान बताया था, राजस्थान। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरा पे आता है महाराष्ट्र, चौथा पे आता है उत्तर प्रदेश। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार फिर से बताइए आप लोग, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, चौथा पे उत्तर प्रदेश। अब देखिए लद्दाख के बारे में जानते हैं। लद्दाख के कुछ हिस्से पर चीन का अधिकार है, जो कि अक्साई चीन कहते हैं, ठीक है, अक्साई चीन। वहीं लद्दाख के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का अधिकार, जिसे पीओ के कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, ठीक है। तो लद्दाख के कुछ हिस्से पर चीन का अधिकार है, जिसपे चीन का अधिकार है उसे अक्साई चीन कहते हैं। और लद्दाख के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान का अधिकार है, जिसे पीओ कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। LAC देखिए, LAC भारत और चीन के बीच खींची गई एक रेखा है। LAC किसके बीच रेखा खींची गई है, भारत और चीन के बीच। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या होता है LAC का फुल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखिए LAC किसके बीच है, भारत और चीन के बीच। और एक आता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोलर। अब देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल, यह रेखा लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के बीच। यहाँ सिंपल सी बात पूछा जाता है कि LAC किस देश के, किन दो देशों के बीच सीमा है, किन देशों के बीच रेखा है, तो भारत और चीन के बीच। और LOC पूछेगा तो भारत और पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या के बाद 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ बताई गई है, जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, पहला चीन है। अब देखो वहीं पहला स्थान चीन है, ठीक है। उसके भारतीय राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो गया, और क्षेत्रफल में पूछेगा तो राजस्थान हो गया। अब देखिए वहीं सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा पूछेगा तो सिक्किम हो गया, और सबसे बड़ा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो गया। क्षेत्रफल में राजस्थान हो गया सबसे बड़ा, सबसे छोटा गोवा 3702 किलोमीटर, 3702 किलोमीटर। देखिए कैंसर। अब देखिए यूटी के संदर्भ में अगर जहाँ पूछा जाएगा तो यूटी के संदर्भ में सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, दिल्ली है सबसे अधिक जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी पूछेगा तो लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में सबसे बड़ा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन है, चीन है। दूसरा अपना भारत है, तीसरा अमेरिका है, चौथा इंडोनेशिया है, पांचवा ब्राजील है। इसमें यही याद करेंगे पहला कौन है, हम लोग कितने स्थान पे आते हैं, हम लोग दूसरे स्थान पे आते हैं, चीन पहला स्थान। बस दो ही चीज इसमें बात याद रखना। जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में देखिए, जनसंख्या के आधार पर राज्य के संदर्भ में पूछेगा तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, तब पश्चिम बंगाल। इसका क्रम याद रखना, ये क्रम पूछा जाता है। जनसंख्या के आधार पर भारतीय राज्यों का घटते क्रम, सबसे अधिक कौन हो गया जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा अपना बिहार, और चौथा पश्चिम बंगाल। अब देखिए द्वीप के संदर्भ में हम लोग ने द्वीप के बारे में, द्वीप देखिए क्या होता है, द्वीप वह छोटा स्थलखंड, वह छोटा स्थलखंड जिसके चारों तरफ जल से घिरा हो, जो चारों तरफ जल से घिरा हो और छोटा स्थलखंड हो, उसको द्वीप कहते हैं। यही अगर जाए इसमें देखिए महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप किसे कहते हैं, वह बड़ा स्थलखंड जिसके चारों तरफ जल से घिरा हो, उसके महाद्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं, छोटा स्थलखंड और चारों तरफ जल से घिरा हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्रायद्वीप के बारे में, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, और अंतरीप, एक होता है अंतरीप, एक होता है प्रायद्वीप। पहले अंतरीप के बारे में सब, वह छोटा स्थलखंड जिसके तीनों तरफ जल से घिरा हो। देखिए छोटा स्थलखंड होना चाहिए और तीनों तरफ जल से अगर जहाँ घिरा है तो वो अंतरीप हो जाएगा, और वही बड़ा स्थलखंड होगा और तीनों तरफ जल से घिरा होगा तो वो हो गया प्रायद्वीप है। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, बड़ा स्थलखंड भी है, ठीक है। तो अब आइए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में फारस की खाड़ी, पश्चिमी भाग में लाल सागर और दक्षिणी भाग में अरब सागर है, ठीक है। अब देखिए तट, सामान्य तौर पर भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और जबकि पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार पश्चिमी तट यानी केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं, और तमिलनाडु के तट को जो कि पूर्वी तट है उसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल। अब देखिए गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा, गुजरात के जो बगल में है ना उसको काठियावाड़ तट कहा जाता है। कोंकण तट, देखिए कोंकण तट दमन से लेके गोवा तक, दमन द्वीप से लेकर, दमन द्वीप जो है ना एक यूटी है भारत का, दमन द्वीप से लेके गोवा के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। अब ये केंद्रा तट, गोवा से लेकर कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं, केंद्रा तट। गोवा से लेके कर्नाटक के तट को
केंद्रा तट। अब देखिए मालाबार तट कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तट को मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट, और मूल तौर पे पूछेगा तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और उसके बाद देखिए कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अब देखिए गोलकुंडा तट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोलकुंडा तट कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तट के तट को क्या कहते हैं, कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी के तट को, कृष्णा नदी से स्टार्ट करना है और गोदावरी नदी के डेल्टा तक को क्या कहते हैं, डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। अब देखिए उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार गोदावरी नदी डेल्टा के उत्तर में स्थित तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। गोदावरी नदी के उत्तर में जो तट स्थित है ना उसी को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। अब देखिए उत्कल तट, ओडिशा के तट को उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं, उत्कल तट। अब जल संधि और चैनल के बारे में पढ़ते हैं, जल संधि और चैनल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल जो है ना ग्रेट निकोबार में स्थित है। 6 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। अगर जहाँ पूछेगा किसको किसको अलग करता है 6 डिग्री चैनल, तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। देखिए और 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से कितना डिग्री चैनल, 10 डिग्री करता है। अब देखिए डक्कन पास या डक्कन चैनल, ये इंपॉर्टेंट है। दक्कन पास या फिर डक्कन चैनल, यह दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। डक्कन पास या डक्कन चैनल किसको अलग करता है, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, अंडमान निकोबार जो कि भारत का एक यूटी है, इसका राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कोको चैनल, देखिए कोको चैनल जो है ना, कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। दक्षिणी कोको द्वीप को अंडमान से कौन सा चैनल अलग करता है, कोको चैनल करता है। पाक जल संधि, देखिए पाक जल संधि नाम से लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत का एक द्वीप है जो कच्चा द्वीप, भारत का कच्चा द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है, पाक जल संधि। अब आइए 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से अलग करती है। 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, मालदीव को मिनिकाय से अलग करती है। अब देखिए 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसे अलग, मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करते हैं। अब देखिए 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल जो अमीनी द्वीप को कनामोरे द्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल किसे अलग करते हैं, अमीनी द्वीप को कनामोरे द्वीप से अलग करता है। और देखिए आधार रेखा किसे कहते हैं, भारत का तटीय भाग टेढ़ी मेढ़ी है, भारत का तटीय भाग टेढ़ी मेढ़ी है। इसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा को आपस में जो रेखा सीधी मिलाती है उसी को आधार रेखा कहते हैं। जो रेखा देखिए भारत का जो होता है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा है, नीचे तटीय टेढ़ा में, तो ये जो ना यहाँ से देखिए टेढ़ा, ये सीधा मिलाएगा, इधर से भी सीधा मिलाएगा, तो इसी को कहते हैं आधार रेखा, इसी को आधार रेखा कहते हैं। अब देखिए आधार रेखा, यहाँ देखिए, यहाँ प्रादेशिक जल सीमा, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना है, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील, देखिए 1 नॉटिकल मील पहले होता है कितना, 1852 मीटर। 1852 मीटर में पूछेगा, अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 1.185 किलोमीटर, ठीक है। और जैसे मीटर में पूछे तो 1852 मीटर, 1 नॉटिकल मिला। अब देखिए प्रादेशिक जल सीमा की आधार रेखा से, ये देखिए आधार रेखा होता है, यहाँ से जो है ना प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना, 12 नॉटिकल मील होता है। कितना, 12 नॉटिकल मील होता है। और देखिए संलग्न क्षेत्र, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र की लंबाई, ये आधार रेखा होता है, यहाँ है संलग्न क्षेत्र, ठीक ना, इसका कितना होता है, ये 24 नॉटिकल मील होता है, 24 नॉटिकल मील होता है। और देखिए अनन्य क्षेत्र, आधार रेखा से अनंत क्षेत्र, ये आधार रेखा यहाँ से अनंत क्षेत्र ले जाएगा, इसका जो है ना 200 नॉटिकल मील होता है। कितना, 200 नॉटिकल। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए पहले आधार रेखा से प्रादेशिक पूछेगा तो 12 नॉटिकल में, और जहाँ प्रादेशिक रेखा से संलग्न क्षेत्र पूछेगा तो 12, ठीक है 12। और यहाँ आधार रेखा से पूछेगा तो 24। तो आधार रेखा से अनंत क्षेत्र का पूछेगा तो 200 किलोमीटर, ठीक है राइट, 200 किलोमीटर,
200 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल मील। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्य है। भारत के उत्तर पूर्व में बोले ना 7 सिस्टर जिसको कहा जाता है, 7 सिस्टर के अंतर्गत 7 राज्य है। उसे 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक दूसरे का जो है ना पूरक होता है, एक दूसरे का पूरक होता है। अब देखिए चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। पहले देखिए खासी पहाड़ी कहाँ स्थित है? गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ी है जो कि मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। और देखिए चेरापूंजी जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होता है, सबसे ज्यादा वर्षा, तो ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। अब देखिए जुड़वा नगर किसे कहते हैं? हैदराबाद सिकंदराबाद, अहमदाबाद गांधीनगर, हुबली धारबाड़, कटक भुवनेश्वर को क्या कहता है? जुड़वा नगर कहा जाता है। देखिए जुड़वा नगर, फिर से बोलिए किसे? हैदराबाद सिकंदराबाद, उसके बाद अहमदाबाद गांधीनगर, तीसरा हुबली और धारबाड़, चौथा कटक और भुवनेश्वर, ये सब जुड़वा नगर है। अब देखिए एनसीआर के बारे में। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत दिल्ली तथा उसके आसपास के जिलों को शामिल किया गया। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत किसके किसके शामिल किया गया? दिल्ली और उसके आसपास के जिलों को शामिल किया गया। देखिए इसके अनुसार, विकिपीडिया के अनुसार 24 जिला को एनसीआर में शामिल किया गया। टोटल एनसीआर में कितना जिला शामिल है? 24 जिला शामिल है। उसमें से उत्तर प्रदेश का कितना जिला है? 8 जिला। उत्तर प्रदेश का 8 जिला, हरियाणा का 14 जिला, राजस्थान का 2 जिला है। टोटल कितना हो गया? 24। आपको याद रखना है। देखिए टोटल एनसीआर के अंदर कितना जिला हो गया? 24 जिला। उसमें से उत्तर प्रदेश का 8 जिला। सर्वाधिक जिला देखिए हरियाणा का होता है। टोटल 14 जिला हरियाणा का शामिल है। राजस्थान का 2 जिला। राजस्थान का 2 जिला जो है उसमें भरतपुर और अलवर है। कौन जिला है? भरतपुर और अलवर। ये एनसीआर के अंतर्गत ऑप्शन में देता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कौन सा जिला राजस्थान का जो एनसीआर के अंतर्गत आता है या नहीं आता, उसमें से ऑप्शन देके आपको फंसाएगा। तो याद रखना है आपको भरतपुर और अलवर। टोटल कितना जिला हो गया? 24 जिला। देखिए राजस्थान दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाती है। देखिए इस बात को ध्यान से देखिए, राजस्थान दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 जिला एनसीआर के अंतर्गत सीमा नहीं बनाता है, लेकिन 2 जिला एनसीआर के अंतर्गत। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि ये सीमा नहीं बनाता लेकिन इसका 2 जिला एनसीआर के अंतर्गत। अब 2 जिला आता है, उन दोनों जिला का नाम भी याद रखना है आपको। एक भरतपुर, दूसरा अलवर। भरतपुर और अलवर। अब देखिए पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी जो है कुल 4 जिले हैं। इस पुदुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4 जिले हैं। पुदुचेरी में कितना जिला है? 4 जिला। एक देखिए पुदुचेरी खुद है, एक है कराईकल पुदुचेरी, एक है यनम पुदुचेरी, चौथा है माहे पुदुचेरी। अब देखिए पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार भारत के 3 अलग अलग राज्यों में है। पुदुचेरी का विस्तार कितना राज्यों में है? 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में। देखिए कराईकल पुदुचेरी, कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। पुदुचेरी, एक जो पुदुचेरी है और कराईकल पुदुचेरी दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। यनम पुदुचेरी बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश में। यनम पुदुचेरी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। अगर जब माहे पुदुचेरी बोलेंगे तो केरल में। ठीक है, माहे। इस तीनों को याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से हम रिवाइज करते हैं इसको। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। देखिए यनम पुदुचेरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और कराईकल और पुदुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। केरल माहे पुदुचेरी कहाँ है? केरल में। देखिए आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार भारत के पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट दोनों पर देखने को मिलता है। देखिए इसका विस्तार पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों। पश्चिमी तट में आपका केरल आ गया, पूर्वी तट में आंध्र प्रदेश हो गया। तीनों राज्य में है विस्तार, इसीलिए पूरब और पश्चिम दोनों में। ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का संबंध बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों के साथ है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के साथ। देखिए केरल के पास है, केरल माहे पुदुचेरी केरल में। इसके नीचे अरब सागर है। ठीक है, इसके बगल में अरब सागर, नीचे नहीं बगल में अरब सागर। इधर आंध्र प्रदेश के बगल में बंगाल की खाड़ी है। तो इसका सीमा साझा किया ना बंगाल की खाड़ी के साथ और अरब सागर के साथ। देखिए यनम पुदुचेरी और कराईकल पुदुचेरी, यनम पुदुचेरी और कराईकल बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। यनम पुदुचेरी और कराईकल, यनम जो कि आंध्र प्रदेश में और कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, दोनों बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं ना। इसीलिए ये दोनों कराईकल और यनम पुदुचेरी भी
बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है, ठीक है ना। वही माहे पुदुचेरी, माहे जो कि केरल में है, बोले ये अरब सागर के साथ सीमा, तो माहे पुदुचेरी किसके साथ सीमा बनाती है? अरब सागर के साथ। बंगाल की खाड़ी के साथ कौन कौन से पुदुचेरी सीमा बनाती है, बोलिए? कराईकल पुदुचेरी और यनम पुदुचेरी। अब देखिए 1954 में, आगे बढ़ते हैं, 1954 से पूर्व पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। 1954 से पहले फ्रांसीसियों पर किसका, पुदुचेरी पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का अधिकार था। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि कहाँ है? दक्षिण भारत में सबसे प्राचीनतम भूभाग है। अब देखिए भारत उत्तर से दक्षिण में, हमने आपको बताया था कि भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है, और पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग हमने बताया, प्राचीनतम भूभाग कौन है? प्रायद्वीपीय पठार है। ये सही है, इसमें डाउट नहीं करना है। देखिए भारत का विस्तार उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में, भारत का विस्तार कितना है? उष्ण कटिबंध में और समशीतोष्ण कटिबंध, दोनों कटिबंध में भारत का विस्तार है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारतीय राज्य उष्ण कटिबंधीय में है, तो वहीं कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य समशीतोष्ण कटिबंध के अंदर। देखिए भारत का विस्तार जो है उष्ण कटिबंधीय में भी आता है और समशीतोष्ण कटिबंधीय में भी आता है। दक्षिण में जो है ना उष्ण कटिबंधीय और उत्तर में जो है समशीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कच्छ के रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग, कच्छ के रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग कच्छ की खाड़ी करता है। कौन करता है? कच्छ की खाड़ी किसको अलग करता है? कच्छ के रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करता है। तथा गुजरात का कांडला बंदरगाह, इसमें पूछा जाएगा। देखिए कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। तथा ओखा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। देखिए ओखा बंदरगाह कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग, देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात के मुख्य भूमि से अलग खंबात की खाड़ी करता है। पहले इधर पढ़ लीजिए, बाद में उसको देखना है एटलस को, पहले इधर ध्यान दीजिए। कच्छ के रण को, देखिए कच्छ के रण को, फिर से हम लोग बैक जाते हैं। कच्छ के रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग कौन करता है? कच्छ की खाड़ी करता है। कौन करता है? कच्छ की खाड़ी। तो बताइए कच्छ की खाड़ी किसे अलग करता है? कच्छ के रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करता है। अब देखिए कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। ओखा बंदरगाह कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। तो पूछा जाता है ओखा बंदरगाह कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से, इसको देखिए, इसको ध्यान देना है। काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग खंबात की खाड़ी करती है। खंबात की खाड़ी किसे अलग करती है? काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दमन और द्वीप के बीच में खंबात की खाड़ी स्थित है। दमन और द्वीप के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? खंबात की खाड़ी स्थित है। दोस्तों पहला चैप्टर समाप्त हो गया। आगे का चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है ना, दूसरे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। आपके प्यार सपोर्ट से ही यह चैनल चल रहा है। आप जितना इस चैनल को प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, मैं उतना ही उत्साहित हो रहा हूँ आपके आगे वीडियो लेकर के आने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत।